नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केके न्यूज। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में आज 5,21,000 परिवारों का अपने घर का सपना पूरा होने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली इन लोगों का इनके आशियाने में गृह प्रवेश कराएंगे। गौरतलब है कि दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 5.21 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेश में भाग लेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। वहीं इससे पहले सोमवार को पीएमओ द्वारा जारी रिलीज में ये कहा गया था कि देश के हर जरूरतमंद परिवार को सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है। यह इस दिशा में एक और कदम है। इस कार्यक्रम में पूरे मध्य प्रदेश में नए घरों में शंख, दीप, फूल और रंगोली सहित पारंपरिक उत्सव भी आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन में कई अनूठे और अभिनव कदम देखे जा रहे हैं, जैसे महिला राजमिस्त्री सहित हजारों राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देना, फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग करना, महिला स्वयं सहायता समूहों को सेटरिंग सामग्री के लिए ऋण प्रदान करने और परियोजनाओं के बेहतर निष्पादन और निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उन्हें सशक्त बनाना। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश की ग्रामीण भाई बहनों के लिए नया सवेरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा था कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण भाई बहनों के लिए एक नया सवेरा होगा। उन्होंने लिखा था, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत करीब 5.21 लाख परिवारों का गृह प्रवेश होगा। उन्होंने कहा कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज छतरपुर जिले के दौरे पर प्रधानमंत्री आवास के तहत बने 5 लाख से अधिक मकानों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय की प्रख्यात हस्ती श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर की 211वीं जयंती पर आयोजित मतुआ धर्म महामेला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सोमवार को जारी बयान में कहा गया कि ठाकुर ने स्वतंत्रता से पहले अविभाजित बंगाल में अपना पूरा जीवन वंचितों, दबे कुचले लोगों की बेहतरी के लिए समर्पित किया। उनके द्वारा आपके बांग्लादेश स्थित ओरकांडी में साल 1860 में शुरू सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से मतुआ धर्म की स्थापना हुई। अखिल भारतीय मतुआ महासंघ ने मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन 29 मार्च से 5 अप्रैल के बीच किया है। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर रेखांकित किया है कि साल 2019 में उन्हें ठाकुर नगर जाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मैं इस यात्रा को कभी नहीं भूल सकता। ये बहुत विशेष थी कि बोरो माँ बिना पानी ठाकुर का आशीर्वाद मिला। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही पिछले साल बांग्लादेश यात्रा के दौरान ओराकांडी ठाकुरबाड़ी में दिए भाषण का लिंक भी साझा किया है। वहीं गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजों के 17 दिनों के बाद सोमवार को सरकार का गठन हुआ। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लाई ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को 8 अन्य मंत्रियों के साथ पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह पणजी के पास एक इंडोर स्टेडियम में एक भव्य समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और श्रीपद नाइक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र अलेकर और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता शामिल हुए। गोवा कैबिनेट में 8 मंत्री होंगे, जिनमें विश्वजीत राणे, मोविन गोडिनो, रवि नाइक, नीलेश कबराल, सुभाष सिरोडकर, रोहन खुंटे, गोविंद गौड़े और अतानासियो मोनरेसेट शामिल हैं। विश्वजीत राणे, मैविन गोहिंडो, काबराल और गौड़े 2019 से 2022 तक सावंत की नेतृत्व वाली कैबिनेट में शामिल थे, जबकि खोंटे पर्रिकर के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री थे और उन्हें 2019 में कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी। वहीं ट्रेड यूनियनों के 2 दिवसीय हड़ताल का आज दूसरा और अंतिम दिन है। श्रमिकों की 12 सूत्री मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों के विरोध में यूनियनों ने इस भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद में बैंकिंग, रोडवेज, बीमा और वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारी भी भाग लेंगे।
इस बंद के कारण आज भी कुछ जगह बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं। वहीं बीते सोमवार को इसका असर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दिखा था। इस भारत बंद में टेलीकॉम, कोयला, इस्पात, तेल, पोस्टल इनकम टैक्स, तांबा, बैंक, बीमा जैसे क्षेत्रों में यूनियनों को भी हड़ताल में शामिल होने की अपील की गई। वहीं रेलवे और रक्षा क्षेत्र की यूनियनें देश भर में सैकड़ों जगह हड़ताल के समर्थन में भारत बंद करेंगी। वहीं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर कहा कि हमने बैंकिंग क्षेत्रों की मांगों पर जोर देते हुए इस आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। यूनियन के महासचिव CH वेंकटाचलम ने कहा कि हमारी मांग है कि बैंकों का निजीकरण बंद हो और सरकारी बैंकों को मजबूत किया जाए। वहीं भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना तय हो गया है। इसकी औपचारिक घोषणा मंगलवार को यानी कि आज लखनऊ में होगी। महाना विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी संभालने वाले कानपुर के दूसरे नेता होंगे। इससे पहले साल 1990 और 1991 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में कानपुर के हरिकिशन श्रीवास्तव विधानसभा अध्यक्ष रहे। वहीं महाना के विधानसभा अध्यक्ष बनने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी में खाली हाथ कानपुर की झोली में भी एक अहम पद आ जाएगा। सतीश महाना लगातार 8वीं बार विधायक चुने गए हैं। भाजपा की पिछली कई सरकारों में वो मंत्री की भूमिका में रहे हैं। वहीं इस बार वो बिल्कुल अलग भूमिका में नजर आएंगे। योगी की पहली सरकार में पड़ोसी जनपद उन्नाव हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष रहे और इस बार ये गौरव कानपुर को मिला है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कहा जा रहा था कि इस बार महाना को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि उनके विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने की कोई चर्चा नहीं रही, लेकिन बताया जा रहा है कि साफ सुथरी छवि और सबको साथ लेकर चलने की योग्यता को देखते हुए उन्हें सदन का नेतृत्व सौंपा गया है। और मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देकर एक और जहां नई लीडरशिप तैयार करने की दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया है, तो वहीं युवाओं और महिलाओं को भी महत्वपूर्ण विभाग सौंपकर वोट बैंक को साधने का प्रयास किया गया है। कैबिनेट मंत्री बनी बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार जैसा महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया है। वहीं योगेंद्र उपाध्याय को उच्च शिक्षा जैसा बड़ा महकमा देकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के साथ शिक्षा में संघ परिवार का एजेंडा लागू करने की कमान सौंपी गई है। प्रदेश के पर्यटन विकास के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक स्थलों के विकास के लिए पर्यटन महकमे की जिम्मेदारी जयवीर सिंह को दी गई है। वहीं संदीप सिंह को बजट और मानव संसाधन की दृष्टि से काफी अहम बेसिक जैसा विभाग सौंपा गया है। पहली बार मंत्री बने JPS राठौर को सहकारिता मंत्रालय की कमान सौंपकर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के एजेंडे को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं परिवहन विभाग की कमान तेज तर्रार दयाशंकर सिंह को सौंपकर विभाग की छवि सुधारने के साथ सड़क परिवहन की दृष्टि से यूपी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। वहीं असीम अरोड़ को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग देकर दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। वहीं आज फिर जनता को महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर से इजाफा किया गया है। पिछले 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 80 पैसे और डीजल के दाम 70 पैसे बढ़ाए गए हैं। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 80 पैसे की बढ़त के बाद 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर पर आ गए हैं और डीजल के दाम में 70 पैसे की बढ़त के बाद डीजल 91 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल के दामों की अगर बात की जाए तो यहां पर पेट्रोल के दामों में 85 पैसे बढ़ा दिए गए हैं और अब 115 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। तो वहीं 75 पैसे बढ़ाकर डीजल के दाम 99 रुपए 25 पैसे पहुंच चुके हैं। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध का असर कच्चे तेल के दाम पर देखा जा रहा है और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि आज नामैक्स क्रूड के दाम देखें तो ये 0.66% की गिरावट के साथ 105
$1.96 प्रति बैरल पर आ गए हैं। लगातार बढ़ती कीमतों के बाद कच्चे तेल के दाम $130 प्रति बैरल तक जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं देश में इसके असर से पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ने का डर सता रहा है। वहीं देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज 10.6% की गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1270 नए केस सामने आए हैं और 31 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कल कोरोना के 1421 केस दर्ज किए गए थे और 149 लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश भर में 1567 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 15,859 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,21,035 हो गई है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,24,43,829 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।